वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग एनालिसिस करेंगे एस्कॉर्ट कुबोटा स्टॉक का। जानेंगे कंपनी डिटेल्स को, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं कंपनी के, क्या कितना अपसाइड का पोटेंशियल रह सकता है अपकमिंग ईयर्स या क्वार्टर्स में, क्या फाइनेंशियल आउटलुक दिया है डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकरेज फर्म्स ने, क्या इनका प्रोमोटर का होल्डिंग है या अदर इन्वेस्टर्स का क्या क्या होल्डिंग है, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं जल्दी से लगा लेता हूँ अपना नॉर्मल स्क्रीन। वहाँ पे हम लोग इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ये हम लोग आ गए हमारे नॉर्मल स्क्रीन पे। तो चलिए एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं लगाता हूँ कंपनी की कुछ डिटेल्स। तो ये मैंने लगाया कंपनी की कुछ डिटेल्स, जैसे कि मार्केट कैप जो कंपनी का करंटली चल रहा है वो अराउंड 37,000 करोड़ का है। 52 वीक जो हाई है कंपनी का वो है 4,422 का। वहीं पर लो है 2,647 का। बात करें प्रमोटर की होल्डिंग की फ्रेंड्स, तो जो प्रमोटर के पास करंटली होल्डिंग है वो है 68% की। वहीं पर बात करें एफआईआई की, तो उनके पास है 6.3% की होल्डिंग, और डीआईआई के पास है 10.2% की होल्डिंग। वहीं पर अदर्स के पास जो होल्डिंग है वो है 15.4 की। बात करें प्राइस परफॉर्मेंस की, तो स्टॉक ने जो लास्ट एक साल में रिटर्न दिया है वो दिया है अराउंड 12.5% का, और रिलेटिव टू सेंसेक्स जो है वो है 12.3% का। अभी कुछ महीनों से ये नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। जैसे कि बात करें सिक्स मंथ में इसने -21.1% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं पर लास्ट 3 मंथ्स में इसने -23.8% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं पर लास्ट 1 मंथ में इसने -7.2% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। यहाँ पे आप इसका प्राइस चार्ट भी देख पाएंगे कि ये देखिए मार्च 2024 से सीधा इसने टॉप लगाया था एक, है ना। फिर वहां से ही ये कंसोलिडेट कर रहा है और अभी कुछ दिनों से ये गिर रहा है ना फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ पे इसने टॉप लगाया था अराउंड सितंबर 2024 में, जो कि था 4,422 रुपए का फ्रेंड्स। अब चलते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे कि किस शेयर होल्डर के पास कितना होल्डिंग है, और जानते हैं कंपनी के प्रोमोटर्स की डिटेल। तो फ्रेंड्स, ये कुछ एडिशनल डेटा है, जैसे कि की मैनेजमेंट पर्सनल जो है वो मिस्टर निखिल नंदा हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस कंपनी के। वहीं पर भरत मदान जो हैं वो ग्रुप सीएफओ है एंड ईडी हैं। वहीं पर बात करें मिस्टर अरविंद कुमार की, तो वो कंपनी के सेक्रेटरी एंड कंप्लायंसेस ऑफिसर हैं। अब बात करें 10 शेयर होल्डर्स की, तो जो नंबर 1 पे है वो कोबोटा कॉर्पोरेशन है। अभी कुछ कुछ दिनों पहले या कुछ महीनों पहले ही इनका मर्जर हुआ है ना फ्रेंड्स। तो अभी कुबोटा के पास जो होल्डिंग है इस कंपनी की वो है 54.1% की। वहीं पर हरप्रसाद एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के पास 9.6% की है। बात करें एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट की, तो उनके पास 3.8% की है। वहीं पर एस्कॉर्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एंड वेलफेयर के पास 1.7% की है। बिग एप्पल क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड के पास है 1.6% की। और लेट मिस्टर राकेश झुंझुनवाला का अच्छा खासा स्टेक था, अभी थोड़ा कम हुआ है, तो उनके वाइफ का भी यहाँ नाम हमें देखने को मिल रहा है। इनके पास अभी करंटली जो होल्डिंग है वो अराउंड 1.5% की है। वहीं पर ट्रिपल ए पोर्टफोलियो के पास भी 1.5% की है। वेनगार्ड ग्रुप के पास है 1.3% की। और मिस्टर निखिल नंदा जो कि चेयरमैन एंड एमडी हैं, है ना, उनके पास है 1.1% की। और आईसीआईसी प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट के पास है 0.5% की। अब फ्रेंड्स, मैं जल्दी से आपको ले चलता हूं इनके पॉजिटिव, जो हमारे तरफ से पॉजिटिव पॉइंट्स हैं या आउटलुक है उसके ऊपर। तो ये पॉजिटिव पॉइंट्स फ्रेंड्स हमारी साइड से हैं कुछ, एक ईकेएल मतलब एस्कॉर्ट कुबोटा लिमिटेड के ऊपर। तो उनको ये मैंने पूरा डिटेल में आपको लिख के दे रखा है। कुछ ब्रीफली मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ तीनों पॉइंट्स के बारे में क्या है। तो जो पहला पॉइंट है वो है फोकस ऑन द कोर बिजनेस। अगेन कंपनी, है ना, जो कंपनी है वो अगेन दोबारा से अपना जो कोर बिजनेस है उस पर फोकस करेगी। और कुबोटा के साथ जो मर्जर किया है उससे इन्हें काफी फायदा है। जैसे कि 2000 करोड़ का जो डायरेक्टली ऐड हुए हैं टॉप लाइन में, है ना, पर इनका जो मार्जिन है वो थोड़ा डाइल्यूट हुआ है अराउंड 1.5 से 2% के आसपास, ड्यू टू द हाई प्रोपोर्शन ऑफ इम्पोर्ट। इनिशियल मार्जिन टारगेट जो है कंपनी का वो अराउंड 13% का है। ओवर द टाइम मार्जिन विल इंक्रीज टू मिड टीन्स, है ना फ्रेंड्स। ऑपरेटिंग जो एग्रीकल्चर बिजनेस है इनका, उसका अकाउंट होता है अप्रोक्सीमेटली 37%, मतलब वो अकाउंट करता है बिजनेस का, एग्रीकल्चर बिजनेस इनका। फॉलोड बाय द कंस्ट्रक्शन, वो है अराउंड 17 to 18%। वहीं पर रेलवे इनका जो बिजनेस एक वर्टिकल है उसकी बात करें तो वो 8 to 9% कॉन्ट्रीब्यूट करता था, है ना फ्रेंड। अभी इन्होंने क्या किया है कि रेलवे बिजनेस को एग्जिट कर लिया है, जिससे अब जो एग्रीकल्चर बिजनेस है वो अराउंड 80% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। और वहीं पे बात करें कंस्ट्रक्शन, वो अकाउंट करता है 20% ऑफ द बिजनेस। ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करें एग्रीकल्चर सेगमेंट की, तो ट्रैक्टर के साथ साथ जो इनका नॉन ट्रैक्टर इक्विपमेंट भी है इनके पास, जैसे कि हार्वेस्टर है, ट्रांसप्लांटर है
एंड कल्टीवेटर्स वगैरह भी है जो कि इनके रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं, है ना फ्रेंड्स। जैसे ही इन्हें रेलवे के बिजनेस से एग्जिट लिया है, उसके बाद ये अब ये ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अपने कोर एरियाज पे एंड हाई पोटेंशियल एरियाज पे भी ये लोग अब ज़्यादा फोकस कर पा रहे हैं फ्रेंड्स। अब बात करें फ्रेंड वहीं पे दूसरे पॉइंट की, तो वो है न्यू एमिशन नॉर्म्स। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू एमिशन नॉर्म्स लेके आ रही है ट्रैक्टर के लिए, है ना फ्रेंड्स। वही हमारा दूसरा पॉइंट। जैसे कि हमने देखा था फर्स्ट हाफ ईयर जो अभी निकला है, तो उसमें ट्रैक्टर इंडस्ट्री में हमने फ्लैट परफॉर्मेंस देखा था, बट फेस्टिव सीजन जैसे जैसे आया वैसे ही वैसे डिमांड इंप्रूव हुआ और डिमांड में इंक्रीज हमें देखने को मिला। और जो टर्म 5, जैसे कि मैंने बताया ना न्यू एमिशन नॉर्म, उसको टर्म 5 भी बोल रहे हैं। तो जैसे टर्म 5 नॉर्म है वो हमारा 1 अप्रैल 2026 में लागू होना है, इम्प्लीमेंट होना है वो। तो जो इस सेगमेंट में इंक्रीज करेगा प्री बाइंग को बोथ बाय कस्टमर एंड द डीलर। As a result, tractor industry can see a pre-buying in H2 of financial year 26। मतलब जो हाफ ईयर सेकेंड हाफ ईयर होगा ना फाइनेंशियल ईयर 26 का, उसमें हमें अच्छी खासी प्री बाइंग देखने को मिल सकती है। क्योंकि फ्रेंड्स ये बाइंग भी इसलिए होगी क्योंकि ट्रैक्टर के जो प्राइस है ना फ्रेंड्स वो इंक्रीज होने वाले हैं बाय 15% ड्यू टू द न्यू रेगुलेशन। क्योंकि जो ये टर्म 4 की नई रेगुलेशन आने वाली है ना, उससे ये जो प्राइसेस है वो इंक्रीज होंगे बाय 15%। तो कस्टमर और डीलर्स क्या करेंगे, अपना स्टॉक बिल्डअप करेंगे इन रेगुलेशंस को अप्लाई इम्प्लीमेंट होने से पहले। तो उससे हमें अच्छी खासी प्री बाइंग देखने को मिल सकती है। और करेंटली जो एस्कॉर्ट और कुबोटा का मार्केट शेयर है ट्रैक्टर इंडस्ट्री में वो अराउंड 12 to 13% का है। और जो इस कंपनी का गोल है इसको जस्ट डबल करने का है बाय द नेक्स्ट 5 to 6 years। इन एडिशन टू दिस स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड एक्सपेंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड लॉन्च ऑफ न्यू फाइनेंशियल कंपनी। ये एक नई फाइनेंसिंग कंपनी भी लॉन्च करने वाले हैं जो कि ट्रैक्टर को फाइनेंस करके इनके मार्केट शेयर को गेन करने में इनकी मदद करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब सीधे हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तो जो तीसरा पॉइंट है वो एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। बात करें जो अभी कंपनी एक्सपोर्ट करती है वो करेंटली 5% कंट्रीब्यूट करता है इनके टोटल सेल्स का। पर जो एस्कॉर्ट एंड कुबोटा लिमिटेड है वो प्लान कर रहे हैं कि इसको 15% तक बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2029 तक ले जा सकें, है ना। टू अचीव दिस, इसको अचीव करने के लिए ये लोग क्या करेंगे, जो कुबोटा का ऑलरेडी जो नेटवर्क बना हुआ है, ग्लोबल प्रेजेंस है एस्कॉर्ट्स की, क्योंकि एस्कॉर्ट एक मल्टीनेशनल कंपनी है तो उसका ऑलरेडी ग्लोबली एक नेटवर्क बना हुआ है। तो उसका ये क्या करेंगे, लिवरेज उठाएंगे फ्रेंड्स। तो उससे इनका जो एक्सपोर्ट है वो भी काफ़ी इंक्रीज होगा। तो जो अभी कंपनी जो एक्सपोर्ट करती है वो मैक्सिको और साउथ ईस्ट में प्राइमरी फोकस है। पर ये अभी क्या कर रहे हैं, एक नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं जो कि यूरोप का जो मार्केट है फ्रेंड्स उसके लिए लेके आ रहे हैं स्पेशली। और जो प्रोडक्ट ये लेके आ रहे हैं वो अराउंड फाइनेंशियल ईयर 2024 तक बनकर रेडी हो जाएगा एज पर द कंपनी। तो ये फिर उस वाले मार्केट को भी अच्छे से कैप्चर करेंगे। और इनका फोकस भी है अमेरिकन मार्केट पे भी और साउथ अमेरिका के मार्केट पे भी ये लोग फोकस कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जो अभी इनका H1 फाइनेंशियल ईयर 2025 में जो एस्कॉर्ट ने एक्सपोर्ट किया है वो अराउंड 20% कोटा के नेटवर्क से ही किया है फ्रेंड्स, है ना। तो ये कुछ इसके 3 पॉइंट्स है जो हमने निकाले हैं जो कि इसको आगे आने वाले टाइम में फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा मूवमेंट दे सकते हैं इस स्टॉक को। तो एक बार समराइज में आपको कर देता हूँ जल्दी से। जैसे पहला पॉइंट है कि ये कोर बिजनेस पे फोकस करेंगे, रेलवे बिजनेस से इन्हें एग्जिट कर लिया, तो जो इनका ट्रैक्टर का और ट्रैक्टर इम्प्लीमेंट्स का बिजनेस है उसी को ये इंक्रीज करेंगे। और जो कुबोटा से मर्जर हुआ है तो उसका भी ये लोग बेनिफिट कर रहे हैं क्योंकि उससे कुछ एडिशन ही हुआ है इनके इनके अकाउंट्स में फ्रेंड्स, है ना। वहीं पे दूसरे पॉइंट्स की मैं समराइज करूं तो दूसरा पॉइंट है न्यू एमिशन नॉर्म्स को लेके, वो आने ही वाला है ना। गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करेगी तो जो उसके प्राइजेस हैं वो हाइक होंगे, अराउंड 15% का हाइक मिल सकता है। तो डीलर और जो कस्टमर है वो ऑलरेडी अपना स्टॉक मेंटेन करेंगे, डीलर्स अपना स्टॉक मेंटेन करके रखेंगे और कस्टमर क्या करेंगे और सस्ते के चक्कर में उन ट्रैक्टर को परचेज करेंगे। तो इससे क्या होगा, ओवरऑल जो इनका रेवेन्यू ग्रोथ मिलेगा उससे इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑलरेडी इन सब चीज़ों से इसके स्टॉक में हमें थोड़ा सा बाउंस, अच्छा खासा बाउंस, थोड़ा नहीं अच्छा खासा बाउंस देखने को मिल सकता है। वहीं पर बात करें अगर एक्सपोर्ट जो है इनका टारगेट है कि एक्सपोर्ट को 15% ले जाना है, तो वो काफ़ी अच्छा, अभी जैसे 5% ही कंट्रीब्यूट करता है टोटल सेल्स का, अगर वो इसको 15% ले गए तो काफ़ी अच्छा और अच्छा इनके सेल्स में हमें बूस्ट देखने को मिलेगा। वो डायरेक्टली वो किसको, जो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसको इंक्रीज कर देगा फ्रेंड्स। और कुबोटा का ऑलरेडी बना बनाया जो नेटवर्क है वो इनके साथ है, तो इनको बूस्ट मिल जाएगा बहुत आसानी से, ये लोग इसको लेके जाएंगे। 15% का इनने टारगेट लिया है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको जल्दी से ले चलता हूँ कंपनी के वैल्यूएशंस की तरफ, क्या फाइनेंशियल्स हैं करेंटली और क्या आउटलुक दिया गया है
टू FY27 तक का, उस पे भी एक बार हम जल्दी से नजर मारते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये मैंने लगा लिए हैं कंपनी के वैल्यूएशंस। बात करें अभी नेट सेल्स की, यानी कि रेवेन्यू की, तो वो अभी अराउंड 8,345 करोड़ का है। वहीं पर ग्रोथ परसेंटेज की बात करें तो वो है 16.7% का। एबिटा है 780 का, है ना। वहीं पर ये एडजस्टेड पैट है, उसकी बात करें तो वो है 704 का, है ना फ्रेंड्स। वहीं पर पीई की बात करें तो अभी कंपनी 52.1 के पीई पे ट्रेड कर रही है। और रिटर्न और कैपिटल है वो है 8.4 का, रिटर्न ऑन इक्विटी है 8.3 का, ईवी बाय एबिटा है 39.9 का फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं एक बार इनका जो प्रोजेक्शन दिया गया है या एस्टिमेट दिया गया है फाइनेंशियल ईयर 2027 तक का, तो वो जो है वो बढ़कर हो जाएगा 8,000 करोड़ से बढ़कर हो जाएगा 13,000 करोड़ का, है ना। वहीं पर ग्रोथ की बात करें फ्रेंड्स तो वो 16 से घटकर हो जाएगा 10.2% का। एबिटा मार्जिन की बात करें तो वो हो जाएगा 780 से बढ़कर 1856 का, है ना। वहीं पर एडजस्टेड प्रॉफिट की बात करें तो 704 से बढ़कर हो जाएगा 1606 करोड़ का। काफी अच्छा जंप देखने को मिल रहा है पेट में हमें यहाँ पे। और वहीं पे ग्रोथ परसेंटेज की बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तो वो अराउंड अभी माइनस में है, -8.0 का है, वो बढ़कर हो जाएगा 12.3 का। वहीं पे पी जो अभी कंपनी ट्रेड कर रही है 52 के पीए पे, फिर ये अच्छे पी पे पहुंच जाएगी 22.8 की। और वहीं पर रिटर्न ऑन इक्विटी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12.5 का, और रिटर्न ऑन कैपिटल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12.6 का फ्रेंड्स। तो ये कंपनी के वैल्यूएशंस हैं, प्लस द एस्टीमेट है 2025 का, 2026 का और 2027 का फाइनेंशियल ईयर्स का। ये एस्टीमेट डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकर्स ने दे रखा है फ्रेंड्स। ये तो जान लिया हमने पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में कंपनी का, कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में। अब एक बार हम जल्दी से चलते हैं कंपनी का रिस्क फैक्टर, क्योंकि रिस्क फैक्टर्स को भी जानना बहुत जरूरी है किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले या किसी कोई भी स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाने से पहले। तो अब जल्दी से मैं आपको लेके चलता हूँ फ्रेंड्स, इस कंपनी में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये मैंने लगा लिए की रिस्क जो इस कंपनी के साथ हो सकते हैं। तो वो है एक इरेटिक मानसून कैन हैव एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ इन द ट्रैक्टर सेगमेंट। मतलब अगर मानसून खराब हो गया, एज पर द जो अकॉर्डिंग है वैसा नहीं आया, तो क्या है फसल जो है वो बर्बाद हो जाएगी या कुछ भी हो, प्रोडक्शन उतना नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स। तो उससे क्या है, जब किसान को पैसा ही नहीं होगा तो वो ट्रैक्टर परचेज कौन करेगा। अल्टीमेटली जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हैं या ट्रैक्टर है या उससे रिलेटेड कोई भी है, वो फार्मर्स ही एट द एंड हमारे बाय करते हैं। अगर उनका फसल ही नहीं होगा, क्योंकि उनका जो भी इनकम होता है वो थ्रू द फार्मिंग ही होता है फ्रेंड्स, है ना। अगर उनको नहीं होगा उधर से इनकम, तो जो है अगर मानसून के कारण कोई भी गड़बड़ होता है तो ट्रैक्टर सेगमेंट का डी ग्रोथ भी हमको देखने को मिल सकता है फ्रेंड्स आने वाले टाइम में। कई बार ऐसा हुआ है, अनुमान हम लोग अच्छा लगाते हैं पर एंड टाइम पे बारिश उसको खराब कर देती है, तो जो ट्रैक्टर की सेल्स है वो काफी अच्छे से गिरती भी है फ्रेंड्स, है ना। अगर मानसून एज पर तक जो वो है शेड्यूल वैसे आ जाता है तो काफी अच्छा जंप हमें ग्रोथ भी देखने को मिलता है सेल्स वॉल्यूम में फ्रेंड्स, है ना। तो ये रिस्क फैक्टर को हमें एक बार माइंड में लेके चलना पड़ेगा। और दूसरी बात करें तो इंटेंसिफाइंग कंपटीशन ऑन द इम्पैक्ट कैन इम्पैक्ट द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी प्रोफाइल। जैसे कि फ्रेंड्स सभी जानते हैं कि ट्रैक्टर इंडस्ट्री में एस्कॉर्ट्स तो है ही, उसके उसके साथ साथ कई और भी कॉम्पिटिटर हैं, जैसे महिंद्रा है, जॉन डियर्स है ना फ्रेंड्स, बड़े बड़े प्लेयर भी और भी हैं। तो उससे क्या है कि इम्पैक्ट पड़ सकता है ना। कॉम्पिटिटिव रेट पे इनको कई बार बेचना पड़ सकता है या स्कीम्स भी निकालनी पड़ती हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर इस कंपनी के संग इन्वॉल्व है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स आज हमने जाना एस्कॉर्ट कुबोटा लिमिटेड के बारे में, जाना क्या उसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, क्या कंपनी का वैल्यूएशन है, क्या शेयर होल्डिंग्स है, सारा कुछ जाना फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर। एट द एंड में एक चीज और बता देता हूँ आपको, जो मैंने बताया था कि इसका टारगेट जो हम लेके चल रहे हैं अभी फ्रेंड्स, वो अराउंड 20% का अपसाइड हमें दिख रहा है इस स्टॉक में। अभी अगर बात करें इस स्टॉक की, तो आने वाले टाइम में ही हमें 20% का रिटर्न दे सकता है। So that's all for today guys. Thanks for watching the video. Please like the video and subscribe to the channel. Thank you.